हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षांतु। ये हमारा टारगेट 2022 बैच है। इस बैच में हम पिछले 10 वर्षों के सभी साइंस के जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप उसका डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में हम 2012 के जो साइंस विषय में पूछा गया क्वेश्चन था उसको डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि लोहे की परमाणु संख्या क्या है, यानी कि जो लोहा होता है उसका परमाणु संख्या क्या है। यदि हम पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी पर नज़र दौड़ाएं तो हमें 26 नंबर पर लोहा नज़र आता है, यानी कि लोहे की परमाणु संख्या कितनी हो गई, 26। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान होगा। यानी कि कोई लाल लिटमस पत्र है और उसे नीला कर देता है, तो जो विलयन होगा उसका पीएच मान कितना होगा। सबसे पहले आपको दिखा दूं कि लिटमस पत्र में जो कलर चेंज होता है वो किस प्रकार से होता है। यदि यदि उसका पीएच मान 7 से कम यानी 6 से लेकर 0 होता है वो एसिडिक होता है और उसका ये कलर होता है। 7 होता है तो न्यूट्रल होता है यानी उदासीन होता है, और 7 से लेकर के 14 तक वो एल्कलाइज यानी कि क्षारीय होता है। तो यहाँ कह रहा है कि नीला, यानी नीला कहाँ है, 10 नंबर पर है नीला, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसका हो जाएगा कितना, 10। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है, यानी आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है। तो आधुनिक आवर्त जो सारणी है उसमें वर्गों की संख्या कुल कितनी है, यानी इसे कहा जाता है वर्ग। ये जो इस साइड का होता है रो, इसे कहा जाता है वर्ग, और इसे कॉलम को कहा जाता है आवर्त यानी कि पीरियड। इसे कहा जाता है ग्रुप और इसे पीरियड। तो इसमें कुल 18 वर्ग है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि CHO अभिक्रिया मूलक को क्या कहते हैं। जो ये CHO है इसका किस चीज़ का अभिक्रिया मूलक है। तो CHO जो होता है वो एल्डिहाइड का क्रिया मूलक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व हो सकता है। यानी कि ऐसा कौन सा तत्व है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जो नया तत्व बनाता है, वह जो यौगिक जो बनेगा वह जल में विलय हो जाएगा। तो उसे कह रहा है वो ऐसा कौन सा तत्व है। तो ऐसा तत्व क्या है, अगर हम कैल्शियम को देखें तो कैल्शियम को जब हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। जब इस कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल में डालेंगे तो इस क्या बना जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि जल में विलय हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, तो इसमें कह रहा है कि संयोजक बंधन है, यानी कि कितने सहसंयोजक बंधन है। तो सबसे पहले हम इसका ये इलेक्ट्रॉनिक संरचना देखते हैं। तो क्या होता है, यहाँ पर ये है एथेन का इलेक्ट्रॉनिक संरचना, यानी कि ये C है और इसके पास साथ कितने बंधन, इस सारे बंधन को हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इसमें कुल कितने सहसंयोजक बंधन है, तो हो जाएगा 7। इसका सही उत्तर हो जाएगा 7। अगला है, कह रहा है कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो सबसे पहले ये बात मालूम करना होगी कि ऑक्सीजन यानी कि ओजोन का परमाणु सूत्र क्या होता है। तो ओजोन का परमाणु सूत्र होता है O3, और इसमें जो ऑक्सीजन की संख्या होता है कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। वृक्क यानी कि किडनी, जो मनुष्य में किडनी होता है, यानी कि हमारे शरीर में जो किडनी होता है वह किसका भाग है, पोषण का, श्वसन का, उत्सर्जन का और परिवहन का। तो आपको बता दूं कि जो हमारे शरीर में जो किडनी होता है क्या, हमारे शरीर के सारे अपशिष्ट पदार्थ यानी जो गंदे से पदार्थ है उसको रिफाइंड करना, यानी कि छानना, और छान के इसे बाहर करना। बाहर करने का मतलब क्या है, उत्सर्जन करना यानी उत्सर्जित करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्सर्जन से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य में खाली स्थान को क्या कहते हैं।
तंत्रिका कोशिका जो जिसे हम न्यूरॉन कहते हैं, ये तंत्रिका कोशिका होता है जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होता है। तो इसके बीच में जो इस प्रकार से जुड़ा होता है और उसके बीच में कुछ खाली जगह होता है, इस जगह को क्या कहा जाता है? तो इस जगह खाली जगह को कहा जाता है सिनेप्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि पराग कोश में क्या होता है? सबसे पहले कहते कोई जो फूल होता है, फूल के बीच में कुछ इस प्रकार के बना होता है, आप देखे होइएगा। इस फूल में थोड़े पतले पतले कण टाइप का होता है, जो इस प्रकार के जो भंवरे होते हैं या कीड़ा होता है उसके शरीर में लग जाता है। तो ये जो होता है इसे परागकण कहा जाता है। तो क्या इसे का सही उत्तर हो जाए क्या? परागकण। तो परागकोश में क्या होता है? परागकण। अगला क्वेश्चन है, विकासीय दृष्टि से हमारे किसमें अधिक समानता है? यानी जब हम विकास किए तो हमसे और ऐसा कौन सा इसमें चारों में से ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जिससे हमारे काफ़ी समानता है? चीन के विद्यार्थी, चिंपैंजी, मकड़ी या जीवाणु। तो जो चिंपैंजी होता है जिसे वनमानुष कहा जाता है, वो हमसे हमारे बुद्धिमत्ता और उनके बुद्धिमत्ता काफ़ी मिलता जुलता है, यानी कि उसका भी सोचने की शक्ति और आदमी के सोचने की शक्ति काफ़ी समान है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है किस में? यानी कि अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में या लेशमानिया में। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि मुकुलन जो होता है वो ये हाइड्रा में भी होता है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रा तो ऑप्शन में है नहीं। तो हाइड्रा के सिवाय बहुत ऐसे छोटे छोटे जीव है, उसमें भी मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। जैसे हो गया ये ईस्ट, ये ईस्ट में भी उसी प्रकार से जनन होता है मुकुलन के द्वारा। ये मुकुलन जनन वो जनन होता है कि जो कि जीव होता है, उसी के जीव में से कोई अंग बढ़ने लगता है और अंग बड़ा होकर के बढ़ते बढ़ते टूट जाता है और ये एक नया जीव बन जाता है। इसे क्या कहा जाता है? मुकुलन कहा जाता है, यानी कि इसी से अलग होकर के बनता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ईस्ट। अगला क्वेश्चन है कि पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होता है। सबसे पहले कहिए पायरुवेट क्या है, या विखंडन से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये सब क्या है? तो सबसे पहले बता दूं कि श्वसन की प्रक्रिया जो होता है हमारे शरीर में वो दो प्रकार से होता है। सबसे पहला चरण होता है कि ग्लूकोज का विखंडन जो होता है, ग्लूकोज जो होता है हमारे शरीर में टूट करके पायरुवेट अम्ल बनाता है, और दूसरे चरण में यही पायरुवेट अम्ल टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल बनाता है या लैक्टिक अम्ल बनाता है। तो ये सारा क्रियाकलाप कहाँ पर जाकर होता है? तो हमारे शरीर के माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया होता है कहाँ पर? हर एक सेल में होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हमारे शरीर का पावर हाउस भी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, यानी कि प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो यहाँ पर जल है। जल को तो जल का जो बूंद होता है एक लेंस की तरह, यानी कि उत्तल लेंस की तरह ही कार्य करता है। कांच का प्रयोग तो लेंस बनाने में होता ही, इसी का लेंस बना होता है। प्लास्टिक का भी होता है, लेकिन मिट्टी का नहीं हो सकता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी को हम लेंस नहीं बना सकते। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर रखें? यानी कोई वस्तु है, उसका हमें वास्तविक प्रतिबिंब बनाना है, तो उत्तल लेंस के सामने उसे हम कहाँ पर रखेंगे? तो उत्तल लेंस के सामने अगर कोई वस्तु उसके फोकस दूरी से दुगुनी यानी कि वक्रता त्रिज्या पर होती है, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता त्रिज्या पर ही दर्पण के उस साइड लेंस के उस साइड बनता है, और यह प्रतिबिंब जो होता है जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा इसका क्या होगा? प्रतिबिंब होगा, और यह वास्तविक होगा, और वास्तविक प्रतिबिंब तो उल्टा होता ही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वक्रता केंद्र पर होगा। अगला प्रश्न है कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग होती है, यानी कि इसका अर्थ ये हुआ कि जब हम कोई वस्तु को देखते हैं तो हमारे आँख से
कम से कम कितनी दूरी तक वो वस्तु को देख सकते हैं। यानी कि यदि कोई बुक हम पढ़ रहे होते हैं या कोई वस्तु देख रहे होते हैं तो उसे स्पष्ट रूप से देखने के लिए हमारे आँख और वस्तु के बीच की कम से कम दूरी 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तभी हम देख सकते हैं। अगर 25 सेंटीमीटर से कम होगा तो हम उसे स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते, वो धुंधला दिखेगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। यानी कि ये 4 फार्मूले दिए गए हैं, ऐसा कौन सा फार्मूला है जो विद्युत के रिलेटेड यानी इलेक्ट्रिक रिलेटेड नहीं है। तो सबसे पहला फार्मूला I²R, जो I²R जो होता है वो विद्युत दक्षता के मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद जो होता है VI जो होता है यानी कि विद्युत की शक्ति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है डीसी करंट के लिए। और VYR जो होता है उसे तो आप मालूम है I बराबर होता है VYR यानी कि धारा के मापने के लिए। तो बचा ऑप्शन नंबर बी, इसका कोई सूत्र नहीं होता IR², तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कह रहा है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। जो विद्युत धारा उत्पन्न होता है उस युक्ति को क्या कहा जाता है। आपने इस प्रकार के क्या कहते हैं यंत्र तो आपने देखा ही होगा। इस यंत्र को क्या कहते हैं, डायनमो। डायनमो को ही हिंदी में क्या कहा जाता है, जनरेटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसी से क्या होता है, विद्युत उत्पन्न किया जाता है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। यहाँ पे एक टर्म है लघु पतन। ये लघु पतन होता क्या है, लघु पतन कुछ नहीं, शॉर्ट सर्किट है। शॉर्ट सर्किट को ही हिंदी में लघु पतन कहा जाता है। शॉर्ट सर्किट होता है तो क्या होता है कि जितने भी इलेक्ट्रिक उपकरण जुड़े होते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट से सारा का सारा जल जाता है। जलने का तात्पर्य होता है कि उसमें ज़्यादा पावर मात्रा में इलेक्ट्रिक सप्लाई हो गया, यानी कि विद्युत की मात्रा क्या होगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है, इसी कारण वह जल जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है। कौन जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं। ये क्वेश्चन 2011 में भी आया था और 2012 में भी पूछा जा रहा है। इसमें क्या हमने बताए थे कि लकड़ी, गोबर गैस, कोयला, ये सब क्या है, जैव ऊर्जा यानी प्राकृतिक से उत्पन्न होता है। और जो नाभिकीय ऊर्जा ये क्या है, ये केमिकल बेस रिएक्शन है। ये इसे केमिकल रिएक्ट के द्वारा तैयार किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय ऊर्जा। तो 2012 में भी कुल 20 प्रश्न ही पूछा गया था। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एवं शेयर जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर डिस्कस करिए। और तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।